हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हॉलीवुड की, ओपनहाइमर और बारबी। ग्लोबल मार्केट में बारबी का कलेक्शन $150 मिलियन वीकेंड का है और ओपनहाइमर का लगभग $90 मिलियन। तो ग्लोबल मार्केट में बारबी क्लियर विनर है, जबकि इंडिया में ओपनहाइमर ने बारबी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है। इंडियंस काफ़ी बड़े फैंस है। चलिए ओपनहाइमर का रिव्यू देख लेते हैं। फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाने के बाद भगवत गीता की ये लाइन कही थी, कालो अस्मि लोक श्रेय कृत्य पर दो। जो बच्चा सिर्फ क्वांटम फिजिक्स, फ्यूजन, फिजन और आग के उठते गोलों को सपने देखा करता था, वो अपने इस सपने को पूरा करने के बाद जीवन भर के लिए अपराध बोझ से भर जाता है। गीता का यह श्लोक उसे अपनी गलती का एहसास दिलाते हैं, दुनिया भर को खतरे में डाल देने वाली गलती जिसे सही नहीं कहा जा सकता। क्रिस्टोफर नोलन ने इन्हीं फिजिसिस्ट की बायोग्राफिकल फिल्म बनाई है, जिसका नाम है ओपनहाइमर। यह फिल्म 2005 में आई पुलित्जर प्राइज विजेता किताब अमेरिकन प्रोमेथियस पर आधारित है, जो काई बर्ड और मार्टिन जे शेरविन ने लिखी थी। सिनेमाई भाषा में ओपनहाइमर को बायोपिक बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये एक आदमी की कहानी है। जिस तरह से फिल्म में एटम टूट रहे, टकरा रहे, ऊर्जा पैदा कर रहे, जिनकी धमक आप तक पहुंच रही है, ये कहानी भी कमोबेश उसी तरह घटती है। इस फिल्म की कहानी 3 कालखंडों में बटी गई है। पहली टाइमलाइन में एटॉमिक बम बनाने के जुनून पर बात होती है, जिसमें नायक बिना कुछ सोचे समझे फूल लगन से दुनिया को बर्बाद करने वाला हथियार बनाने में लगा है। दूसरी टाइमलाइन उस हथियार के बनने के बाद घटती है, जिसमें पात्र अपने किए का नतीजा देकर गिल्ट से भर जाता है। और तीसरी टाइमलाइन उस राजनीति के बारे में जिससे ओपनहाइमर को दो चार होना पड़ता है। यहाँ पूरी फिल्म कलर है, उसमें पॉलिटिकल वाला हिस्सा ब्लैक एंड वाइट रखा गया है। इन 3 कालखंडों में जो कुछ घटित हो रहा है वो सबसे एक दूसरे से टकराता है, जो इस कहानी को मूर्त रूप देता है। ओपनहाइमर की कहानी 1920 से शुरू होती है, जहाँ एक स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में क्रांति लाना चाहता है। उसके बाद ये कहानी उसके प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है, जब वो बर्कली में पढ़ाना शुरू करता है, दुनिया भर के दिग्गज वैज्ञानिकों की सोहबत पाता है। उसके सामने एक नई दुनिया खुलती है। यहाँ वो कम्युनिज्म को रूबरू होता है, जो आगे चलकर उसकी जर्नी का अहम हिस्सा बनती है। ये सब चल ही रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। नाजियों ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम बनाने का नुस्खा ढूंढ लिया। अगर उन्होंने ये बम पहले बना लिया तो दुनिया को बर्बाद होने से वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका चाहता है कि वो नाजी जर्मनी से पहले उस बम को विकसित कर ले। ऐसे में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, जिसकी कमान सौंपी जाती है लेफ्टिनेंट जनरल लेजली ग्रॉव्स को। इस प्रोजेक्ट का हेड करने के लिए ग्रॉव्स रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को चुनते। उनके ही नेतृत्व में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम मिलकर एटम बनाती है। 3 साल की मेहनत के बाद दुनिया का पहला एटॉमिक बम बनकर तैयार हो जाता है। अमेरिका उस बम का इस्तेमाल जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर करता है, ताकि दूसरे विश्व युद्ध को खत्म किया जा सके, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। ओपनहाइमर को लगता है कि जापान तो पहले ही घुटने टेकने वाला था, ऐसे में उन पर बम गिराने की क्या जरूरत थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगने लगता है कि उसने अपने हाथ लोगों के खून से रंग दिए हैं। ओपनहाइमर आर्म्स रेस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ से उनकी जीवन के तृतीय अध्याय शुरू होता है, जहाँ सरकार उनकी पूरी फाइलें खोल देती है, उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है। जब ये सब चल रहा होता है तो ओपनहाइमर की पत्नी किटी उनसे पूछती है, व्हाट डू यू थिंक, इफ यू लेट देम टार एंड फीदर योर सेल्फ, वर्ल्ड वुड फॉरगिव यू? नो इट्स वॉन्ट। ओपनहाइमर स्क्रीन से ज़्यादा नायक के दिमाग में घटती है। वो मानसिक रूप से बेहाल है। पहले वो बम परफेक्ट बनाने के लिए परेशान था, अब उस बम को बनाने की वजह से परेशान है। वो प्रायश्चित करना चाहता है, मगर कैसे उसे नहीं पता। उसमें फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर उसकी मदद करते हैं। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहाँ ओपनहाइमर एक जनसमूह को संबोधित करते जा रहे हैं। वहाँ उन्हें एटम बम बनाने के लिए शाबाशी दी जानी है। स्टेज तक पहुँचने में उस आदमी के पाँव कांपते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनमें वहाँ खड़ी आवाम की शक्लें उधरती हुई नजर आती है। रोते बिलखते लोग नजर आने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पाँव उस मलबे में फंसा है जो उनके बनाए बम की देन है। ऐसा एक सीन है जब सरकारी कम्युनिटी ओपनहाइमर पर सोवियत संघ का जासूस होने की बात कहती है। उन पर इस तरह के आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि ओपनहाइमर की पूर्व प्रेमिका जीन टेडलॉक कट्टर कम्युनिस्ट थी। जब ओपनहाइमर से पूछा जाता है कि वो जीन से आखिरी दफे कब मिले थे, तब वो बताते हैं कि ये पुरानी बात है। वो ये भी बताते हैं कि जीन से उनकी आखिरी बातचीत किस बारे में थी। इस सीन में जूरी के सामने ओपनहाइमर का किरदार नग्न बैठा नजर आता है, ठीक ऐसे ही जैसे वो सालों पहले जीन से बात करते वक्त बैठा था। ये चीज़ें आपको फिल्म देखने के लिए एक्सपीरियंस को श्रमत बनाती है। ओपनहाइमर का साउंड डिजाइन कमाल का है। कहानी बाहरी दुनिया में घटते घटते कब किरदारों के जहन में चली जाती है, ये आपको फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की मदद से पता चलता है। दुनियाई और दिमागी सीन्स के बीच का फर्क सुनाई आने वाली आवाज़ों से मालूम पड़ता है। ओपनहाइमर की रिलीज से पहले कहा जा रहा था कि जब न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग वाला सीक्वेंस आएगा तो थिएटर की आवाज़ बाहर गूंज जाएगी, मगर ऐसा नहीं था। वो सीन सिर्फ आपको विजुअल तौर पर दिखाया जाता है, उसकी आवाज़ बाद में आती है। ये छोटी छोटी
चीज़ें हैं जो तकनीकी तौर पर ओपनहाइमर को आला दर्जे की फिल्म बनाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में नॉलन ने एक भी CGI या VFX सीन का इस्तेमाल नहीं किया, सब कुछ असल शूट किया। जब एटम बम बनने के लिए बारे में कोई फिल्म बनती है तो जाहिर तौर पर फिल्म की पॉलिटिक्स पर बात होगी, मगर ओपनहाइमर की राजनीति फिल्म की कहानी में गुथी हुई है। जिस आदमी ने बम बनाया वो खुद को अपराध बोध से भरा हुआ, वो नहीं चाहता कि आगे ऐसा कोई बम बने जो दुनिया को किसी खतरे में डाले। दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम को बनाने की कहानी में नॉलन ने हथियार किलियन मर्फी है, उन्होंने रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल किया है। किलियन की आंखें छुपती है, वो परेशान है, उसमें आकुलता, द्वंद्व, खींच, निराशा, गिल्ट भरा हुआ है। किलियन और ओपनहाइमर की शक्लों में समानता हो सकती है, मगर जिस तरह की देह भाषा उन्होंने पकड़ी है उससे शायद ही कोई एक्टर साकार कर पाता। मैट डेमन ने फिल्म में लेज़ली ग्रोव्स का रोल किया है, उन्हें किसी काम में आप शायद ही कोई छुप ढूंढ पाए, मगर किलियन के बाद इस फिल्म में जिस एक्टर ने कमाल का किया है वो है रॉबर्ट डॉनी जूनियर। रॉबर्ट ने लेविस स्ट्रॉस का रोल किया है। स्ट्रॉस पहले AEC यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष थे। इसी डिपार्टमेंट की देखरेख में प्रोजेक्ट मैनहट्टन चल रहा था, मगर स्ट्रॉस ओपनहाइमर से चिढ़ जाते और वहीं उन्हें डिस्क्रेडिट करने के लिए कमेटी का गठन करते। इस किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहचान नहीं पाते। इस फिल्म में उनका काम इतना शानदार है, अभी से ऑस्कर की रेस में उनको शामिल किया जाने लगा है। ओपनहाइमर देखते हुए कई मौकों पर ऐसा लगता है कि आप फिजिक्स की क्लास में बैठे। हालांकि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में सबके लिए नहीं होती, उनकी फिल्मों की एक टारगेट ऑडियंस है। आप कह सकते हैं एक दमदार फिल्म जिसे हो सकता है हर क्षेत्र में ऑस्कर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें।